हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। कैसे हैं बेटा आप सभी? आशा है सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम आपको कराएंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 क्षितिज भाग 2 क्लास 10 नेताजी का चश्मा। चैप्टर है ये 7 बुक में। स्वयं प्रकाश इसके राइटर हैं। ठीक है, तो इसमें है नेताजी का चश्मा। सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर ये पूरा चैप्टर है। और इसके राइटर का आप नाम याद करेंगे, स्वयं प्रकाश। क्या है? स्वयं प्रकाश। तो ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, थोड़ा छोटा ही है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें पूरे इस चैप्टर में क्या है बेटा कि ये एक बार क्या होता है, एक हवलदार नाम का एक साहब होता है। वो कंपनी के काम से बार बार, इसमें शॉर्ट टाइप स्टोरी बता देती हूँ मैं क्या है। कंपनी के काम से बार बार कहीं जब जाता है, कस्बे में जाता है। कस्बा क्या होता है कि एक तो शहर होता है, एक गांव होता है, बीच का जो एरिया होता है वो कस्बा होता है, जिसमें गांव थोड़ी बहुत सुविधा होती है, शहर जितनी नहीं होती, तो उसको कस्बा कहता है। जब वो कस्बे में से गुजरता है तो वहाँ पर एक नेताजी की तस्वीर लगी हुई है पत्थर की। तो उस पर जब वो जाता है और पान खाता है, उसके पास में एक पान वाले की दुकान होती है। और जब वो पान खाता है तो क्या होता है कि वो देखता है कि सुभाष चंद्र जी की फ़ोटो लगी हुई है, लेकिन उस पर वैसे तो वो पत्थर की मूर्ति है, लेकिन चश्मा लगा हुआ है उस पर। सुभाष चंद्र जी के वो चश्मा लगाते थे, तो चश्मा उस पर लगा हुआ है वो वैसा जैसे आजकल सभी लोग लगाते हैं। ठीक है, तो वो हवलदार साहब उससे पान वाले से पूछते हैं कि सर ये कैसा है कि ये तो मूर्ति है और इस पर चश्मा ऐसा ओरिजिनल लगा हुआ है। तो वो कहते हैं कि इस पर जो चश्मा लगाते हैं वो चश्मा किसने लगाया, ये पूछता है। तो बोलता है चश्मा ये कप्तान लगाते हैं, कैप्टन लगाते हैं। तो वो सोचता है कि कैप्टन, फिर बोला क्या वो कैप्टन है, क्या वो आर्मी में थे, वो ऐसे पूछता है ना हवलदार साहब। तो बोलते हैं नहीं, वो तो लंगड़ा सा है, वो कहाँ फौज में काम कर किया होगा उसने, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसको थोड़ा बुरा लगता है कि वो ऐसे बोल रहा है। ठीक है, बाद में फिर वो 15 दिनों के बाद, बार बार 15 दिनों के बाद अपने कंपनी के काम से जब वो बार बार आता है तो बार बार उसको चश्मा बदल के लगता है, दिखाई देता है उसमें, कभी कैसा उसमें लगा हुआ होता है। तो वो पूछता है कि भाई ये चश्मा बार बार बदल दिया जाता है, ऐसा क्यों? तो उसको लगता है कि शायद उसकी कैप्टन की चश्मे की दुकान होगी, पर ऐसा नहीं था। चश्मे की दुकान नहीं थी, वो सिर्फ अपने पन्ने में थोड़े से थैले में फेरी वाला का काम करता था, चश्मे बेचता था। ठीक है, फिर एक बार फिर बाद में एक बार आता है तो देखता है कि उसमें चश्मे के उसके आँखों पर चश्मा नहीं है। तो आकर वो पूछता है, फिर पान वाले से पूछता है कि भाई ये चश्मा क्यों नहीं है? तो वो बोलता है कि वो कैप्टन है ना, मर गया है। तो उसको बहुत दुख होता है। किसको? हवलदार साहब को। देखो सबसे फर्स्ट में नाम लिखा हो ना, हवलदार नहीं है, हवलदार साहब। ठीक है, तो उसको बहुत दुख होता है और उसको लगता है कि एक जो मतलब देश के प्रति सम्मान करने वाले व्यक्ति की भी मौत हो गई है। और वो बाद में बड़ा निराश होकर चला जाता है। बाद में वो फिर कुछ दिनों के बाद आता है, फिर दोबारा जब आता है कंपनी के काम से कस्बे की तरफ, तो वो देखता है कि उसके आँखों पर जो मूर्ति थी, उसके आँखों पर क्या था, सरकंडे की चश्मे लगी हुई थी, क्योंकि वो तो मर गया था कैप्टन। तो सरकंडे की चश्मे लगी हुई थी, यानी कि जो वो लकड़ी का छोटा सा पतला सा होता है, उससे बच्चे बना देते हैं उसको। तो तब उसने देखा कि सरकंडे से चश्मा लगा रखा है, सरकंडे का। तो वो कहता है और सोचता है कि आज भी भारत के बच्चों में भी देशभक्ति की भावना देखो कितनी भरी हुई है। ठीक है, इस तरीके से इसमें ये स्टोरी है और बड़ी इंटरेस्टिंग है। हम इसको पढ़ेंगे और अच्छे से आपको समझाएंगे, और हर बच्चा इसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। क्लास 10th है आपकी, तो आपको कोई भी लूज पॉइंट नहीं छोड़ना है, सभी बच्चों को बहुत ही अच्छे से इसको समझना है। ओके बेटा, स्टार्टिंग से देखते हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देती हूँ पिक्चर को। अच्छा दिख रहा है ना? अब ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका करेंगे राइटर का नाम। या तो राइटर का नाम बार बार बताया, स्वयं प्रकाश है। क्या है? स्वयं प्रकाश। नेताजी का चश्मा। हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। जो हवलदार साहब था वो कंपनी के काम से हर 15वें दिन जाता था वहाँ से, उस कस्बे से। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे
पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जैसे बाज़ार कहा जा सके वैसा एक ही बाज़ार था। यानी कि मतलब बहुत बड़ा भी शहर नहीं था, बहुत छोटा भी नहीं था, गांव भी नहीं था, शहर भी नहीं था, वो बीच का जो एरिया होता है उसको कस्बा कहते हैं। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था। यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा शहर नहीं था, वो छोटा सा कस्बा था जिसमें से एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का, एक सीमेंट का कारखाना भी था, और 2 ओपन एयर सिनेमाघर थे, और एक ठो नगर पालिका भी थी, 1-2 नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, कभी कवि सम्मेलन करवा दिए। नगर पालिका का ही काम होता है, वो नगर पालिका करते रहते थे। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। ठीक है, तो एक नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड प्रशासनिक अधिकारी ने संगमरमर की एक सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी वहाँ पर। ठीक है, यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में, उस प्रतिमा के बारे में ये स्टोरी है, ये एक चैप्टर है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट में कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड का शासन विधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकारों को अवसर देने का निर्णय किया होगा, और अंत में कस्बे के इकलौती हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा। तो इसमें क्या बताया बेटा, इसमें ये बताया गया है कि अच्छी मूर्ति के बारे में नहीं जानकारी थी उनको, कि देश के जो अच्छे मूर्तिकार हैं उनके बारे में जानकारी नहीं थी, अनुमान कितना बजट लगेगा, कितना अनुमान, ये सब भी अंदाज़ा नहीं था। तो इस युवाओं और चिट्ठी पत्रों में समय बहुत टाइम ख़राब किया होगा, और इस तरह बोर्ड की जो शासन विधि समाप्त होने जो घड़ियों को में जैसे स्थानीय कलाकारों को अवसर देने का निर्णय किया होगा। फिर बाद में क्या किया कि एक जो ड्राइंग टीचर है, या उसका नाम है मोतीलाल, ठीक है, जो एक उसी कस्बे में एक हाई स्कूल है, और हाई स्कूल में इकलौते ड्राइंग टीचर हैं मोतीलाल, उसको ये काम सौंप दिया होगा मूर्ति बनाने का। तभी तो ये ऐसी मूर्ति है जिस पे चश्मा नहीं लगाया। ठीक है, तो ये उस पर व्यंग कर रहा है, उसको मोतीलाल को ये सौंप दिया गया होगा, जो ड्राइंग का टीचर है, कि वो जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे होंगे। वो कह रहे होंगे कि मैं 1 महीने में मूर्ति बनवा दूंगा। ठीक है, जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जो टोपी की जो नोक थी वो कोट के बटन से 2 फुट ऊंची थी, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे। कुछ मासूम और कमसिन, जो नेताजी की जो तस्वीर थी संगमरमर की, वो कुछ मासूम भी लग रही थी, कुछ कमसिन, सुंदर, बहुत अच्छी लग रही थी। फौजी वर्दी में थे। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। तो मूर्ति तो इतनी अच्छी थी कि उनको देखते ही ऐसा लगता था दिल्ली चलो और इनकलाब जिंदाबाद और वगैरह ये सब याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। मतलब मूर्ति तो ठीक ठाक अच्छी बना रखी थी, उस पर फौजी ड्रेस भी थी और मासूम सी भी थी, और उसको देखते ही दिल्ली की याद भी आती थी, लेकिन उसके अंदर एक कसर थी जो खटकती थी। नेताजी की आंखों को चश्मा नहीं लगाया, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं, एक सामान्य और समुचित, यानी कि चश्मा लगाना वो भूल गए, और जिसने वो मूर्ति बनाई थी और उस पर क्या किया, एक वैसा चश्मा लगा दिया, सामान्य सचमुच का चश्मा जोड़ा काला फ्रेम मूर्ति का पहना दिया। काला रंग की जो फ्रेम था उस ऐसा मूर्ति पर चश्मा लगा दिया ओरिजिनल। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसको देखा और लक्षित किया, और उसके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। जैसे ही उसने हवलदार साहब ने उसको देखा, उस मूर्ति को, तो उसको हंसी आई और एक मुस्कुराहट उसके मुंह पर आ।
कौतूहल होता है बेटा रहस्य से भरी हुई कहाँ चला गया, रहस्य से भरी हुई मुस्कान की। ये कैसे कि चश्मा तो उसका काला रंग का है, मूर्ति उसकी संगमरमर की है। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की, चश्मा रियल। अब उसने ऐसे बोला। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ रही थी। तब ही हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह तो प्रयास सराहनीय है, सराहनीय ही कहा जाएगा कि महत्व मूर्ति के रंग रूप का या कद का नहीं, उस भावना का है। वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक सी चीज़ होती जा रही है। यानी कि वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो कस्बा, यहाँ के जो कस्बा के लोग हैं, ये चीज़ तो बहुत सराहनीय है, इन्होंने मूर्ति तो बनाई, लेकिन आजकल कहाँ लोग मतलब कि देश भावना की भावना से को छोड़ रहे हैं, देशभक्ति की भावना को भूलते जा रहे हैं। उनके लिए ये तो एक सराहना की बात है कि उन्होंने मूर्ति को बनाया। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति के कुछ अंतर दिखाई दिए। अब बाद में जब दोबारा आया तो उसकी मूर्ति में कुछ बदलाव दिखाई दिया और ध्यान से देखा, पाया कि चश्मा दूसरा है। अब उसने क्या लगा, चश्मा तो दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। गोल पहले तो चौरस था, अब क्या है, गोल गोल चश्मा है और तार वाला है। हवलदार साहब का कौतूहल और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। अब उसको फिर हंसी आई। अब पहले चश्मा कुछ और था, अब चश्मा कोई और है। तो उसने कहा कि मूर्ति कपड़े तो नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हवलदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। अब हवलदार साहब की ये आदत हो गई कि जब भी वो वहाँ से 15 दिन के बाद गुजरता था अपने कंपनी के काम से, तो बार बार उसको देखता था मूर्ति को। तो मूर्ति पर हर बार नया चश्मा होता था। एक बार जब कौतूहल दुनिया को हो उठा तो पान वाले से पूछ ही लिया। एक बार जब बहुत अधिक उसका कौतूहल हो गया तो उसने उससे पान वाले से पूछ ही लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? कि ये बार बार उसके पास में जो नेताजी की जो मूर्ति थी ना, वो उसके पान वाले के पास में ही थी। तो उसने पूछा कि तुम्हारे ये चश्मा बार बार बदल कैसे जाता है? अब पान वाले ने क्या किया, खुद मुंह में पान ठूसा और वह एक काला मोटा खुश मिजाज आदमी था। जो काला था और पान वाला था वो कैसा था, काला था, मोटा था और खुश मिजाज वाला आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर आंखों ही आंखों में हंसा। पहले तो वो हंसा हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर, उसकी तोंद थिरकी, यानी कि वो बहुत मोटा था ना, तो जैसे पेट उसका हिला। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और लाल काली बत्तीसी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। देखो वो भी बार बार जो पान वाला था वो भी बार बार पान खाता रहता था। फिर उसने पान को थूका और अपनी लाल काली बत्तीसी से, यानी कि अपने दांतों को दिखाते हुए, उसके मुंह पे सारा लाल लाल हो रहा था, लाल रंग के दांत हो गए थे, तो लाल काली बत्तीसी को दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। कि चश्मे वाला जो कैप्टन है ना, वो चश्मा बदलता है। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने समझाया कि वो चश्मा चेंज कर देता है नेताजी का। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया तो समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो वो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। यानी कि कोई ग्राहक आता है और ऐसा चश्मा मांगता है, चौड़े चश्मे वाला, गोल चश्मे वाला, तो जैसे डिमांड होती है तो वो उसके पास अगर नहीं होता है तो वो उतार कर उसको दे देता है। वो कहाँ से लाएगा, और इस पर मूर्ति पे दूसरा लगा देता है। अब हवलदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मा वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसी नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है। मतलब उसको समझ में आया कैप्टन है और उसको बगैर चश्मे वाले नेताजी की मूर्ति अच्छी नहीं लगती, बल्कि आहत भी करती है। मानो चश्मे के बगैर नेताजी असुविधा हो रही है। उसको ऐसा लगता है कैप्टन को, अगर नेता चश्मा नहीं पहनेंगे तो उसको असुविधा होगी, इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान से उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है और उसने अपने दुकान में से एक वो चश्मा उठाता है, उस पर लगा देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है तो उसे वैसे ही फ्रेम को दरकार होती है, तो वह मूर्ति पर लगा है तो कैप्टन क्या करता है, उस चश्मे को लेकर उसको दे देता है और दूसरा चश्मा उस पर लगा देता है। चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः
नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। अब वो कह रहा है कि वो जो कैप्टन है वो जब कोई मांगता है तो नेताजी से क्षमा मांगता है कि ये फ्रेम मुझे दे दो, और वो उसे क्षमा मांग कर वहाँ से वो फ्रेम लेकर उसको दे देता है और दूसरा लगा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर से पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। अब जो वो है, अब जो हवलदार साहब कह रहा है कि जी सब तो ठीक है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, जो इसका ओरिजिनल चश्मा था, जो इसका मूर्ति का, वो कहाँ है। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह भी फिर आंखों ही आंखों में हंसा। फिर दोबारा उसे हंसी आई। उसकी तोंद फिर थिरकी। कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। अब उसने क्या किया कि वो फिर हंसा, आंखों ही आंखों में हंसा और फिर बोला कि मास्टर बनाना भूल गया, यानी कि जो चश्मा, जो मूर्ति बनाई थी वो मास्टर चश्मा ही बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली थी। यानी यह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा था, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शिता चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी कि असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। अब जो हवलदार है वो ये अमेजिंग कर रहा है कि ठीक है, ये सही कह रहा है। जो पास के कस्बे में जो ड्राइंग टीचर था मोतीलाल, उसने जो 1 महीने में मूर्ति बनाने के लिए कहा होगा, तो उसने ये बना दी होगी जल्दी जल्दी में। और पत्थर की पारदर्शी चश्मा कहाँ से बनाए, अगर बना भी दिया होगा तो वो टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा, वह निकल गया होगा। उफ, अब देखो वो खुद से ही सोच रहा है ऐसा। हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा ही विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। उसके ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुराकर चश्मे वाले के देशभक्ति के समक्ष नमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके। अब उसमें क्या कहा है, हवलदार साहब था वो बड़ा ही कौतुक भरा लग रहा था। उस मतलब वो सोच विचार कर रहा था बहुत ही कैसे क्या है। तो उसने क्या हुआ कि वो इसी ख्यालों में खोए पान के जो पैसे वो चुका कर, यानी पान के पैसे उसको देकर, और चश्मे वाले के देशभक्ति के समझ, जो चश्मा वाला है उसके प्रति, जो कैप्टन है उसके प्रति नमस्तक होकर वो बहुत उसका आदर कर रहा था, और जीप की तरफ चलने लगा। और फिर पीछे मुड़ा और पीछे मुड़कर पान वाले के पास जाकर पूछा कि क्या कैप्टन, बाद में फिर दोबारा पान वाले के पास जाता है पीछे मुड़कर और पूछता है कि कैप्टन जो चश्मे वाला है वो नेताजी का कोई साथी है, या फिर आज़ाद फौज का भूतपूर्व सैनिक सिपाही है, या फिर पहले की जो आज़ाद हिंद फौज थी उसका कोई सिपाही है, या उसका कोई साथी है। उससे पान वाले से वो पूछ रहा है हवलदार साहब। ठीक है, आगे देखिए बेटा। पान वाला नया पान खा रहा था, वो भी बहुत पान खाता था पान वाला, तो फिर दोबारा पान खा रहा है। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह में 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी काली काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब। अब वो क्या किया कि उसने मुंह में ठूस कर दोबारा बोला हंसकर कि नहीं साहब, वो तो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा, आप उसी से बात कर लो, फ़ोटो वोटो छपवा दो उसकी कहीं। अब वो कह रहा है कि वो तो लंगड़ा है, वो कहाँ फ़ौज में जाएगा, और आप उसकी फ़ोटो वोटो छपवा दो। वो इस तरीके से उसका मजाक करने लगा। अब हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। अब उसने उसका कैप्टन का मजाक उड़ाया, देशभक्त का जो मजाक उड़ाया वो हवलदार साहब को अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रहेगा, एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूक और दूसरे हाथ में एक बांस की टंगे बहुत से चश्मे लिए, अभी अभी एक गली से निकला ही था कि वह एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था।
तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं फेरी लगाता है, हवलदार साहब के चक्कर में पड़ गए। अब क्या कहा कि वो इसकी दुकान नहीं है, वो तो फेरी लगाता है जहाँ जहाँ गाँव में पास के आसपास जगह पर। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, तो फिर इसको कैप्टन क्यों कहते हैं वो ये पूछना चाह रहे थे, क्या यही इसका वास्तविक नाम है। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। अब पान वाला हो गया परेशान, उसके जवाब देता था। उसने बोला अब हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, जो हवलदार साहब का जो ड्राइवर था वो भी परेशान हो रहा था, बेचैन हो रहा था। आगे देखिए, काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उसी कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति पर बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। 2 साल तक वो बार बार आते रहे, चश्मे को बदलते हुए देखते रहे। देखो वो चश्मा बदल रहा है, कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांच वाला, कभी गोल चश्मा, गोगो चश्मा, कोई ना कोई चश्मा होता ज़रूर था। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब की कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए। ठीक है, अब आगे है। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। अब वो ऐसे ही बार बार आता था ना, तो उसने देखा कि एक बार चश्मा ही नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी, पान की बंद थी और भी बहुत सारी दुकानें बंद थी। अगली बार तो मूर्ति की आंखों में चश्मा भी नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह पर पान नीचे थूका और बोला, अपनी धोती के सिरे से आके पोंछते हुए बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। हवलदार साहब को बहुत दुख हुआ। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। अब क्या किया कि वो भी बहुत दुखी हुए। चश्मा लगाता था, उसको बहुत अच्छा लगता था। अब उनको भी बहुत दुख हुआ और वो अपनी जीप में रहकर वापस रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। यानी कि सोचा कि क्या होगा इन ऐसे लोगों का जो अपनी गृहस्थी, अपनी ज़िंदगी, अपनी जवानी सब कुछ होम देने वालों पर हंसती है। ऐसे लोगों पर लोग हंसते थे, उस पर लोग हंसते थे। तो कस्बे में फिर वो 15 दिन के बाद फिर आया, फिर वहाँ से गुजरे। तो कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया, जैसे ही वो हवलदार उसमें इस कस्बे में घुसने लगा तो उसको ये ख्याल आया कि कस्बे की हृदयस्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। कि उसने सोचा कि कस्बे में मूर्ति तो होगी लेकिन चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे ऐसे चिल्लाकर बोला, हवलदार साहब रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखते रह गए। जीप रुकते न रुकी। हवलदार साहब ने जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और जल्दी जल्दी वो मूर्ति की तरफ गए और उसने देखा कि उनके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए मूर्ति के पास। मूर्ति की आंखों में सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक है। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। अब जैसे उसने देखा कि चश्मा उस पर लगा हुआ है बहुत टाइम बाद, कि उसके जो बच्चे चश्मे बना लेते हैं ना सरकंडे के, तो सरकंडे के चश्मा उसके आँख पर लगा हुआ है। तो ये सब बातें देखकर हवलदार साहब की आंखें भर आई, क्योंकि आज भी बच्चों में भी देशभक्ति की भावना इतनी अच्छी है कि उनको भी पता है कि नेताजी के चश्मा होना चाहिए। तो वो अपने अपने हिसाब से जैसा उनसे चश्मा बना उन्होंने बच्चों ने भी लगा दिया। ये थी स्टोरी। और ये बेटा बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आप इसको एक बार रीड करिए और इसमें अच्छे से समझिए। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। वीडियो हो गई है लंबी, ठीक है बेटा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और
आप कमेंट ज़रूर करिए ताकि मुझे पता चले कि कुछ इसमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या ठीक है ऐसे ही पढ़ाती रहूँ। ठीक है बेटा, मेरा मकसद ये ज़्यादातर समझाना है, ना कि कोई भी कुछ भी लिखना नहीं है। ठीक है, लिखूँगी नहीं मैं, आपको समझाऊँगी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, तो कोशिश करूँगी साथ के साथ आपको सारे याद हो जाएँ। ठीक है, क्वेश्चन पे खास फोकस करेंगे हम। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।